नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। आज के समय में जो भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में कंप्यूटर तो आ ही रहा है, तो कंप्यूटर के लिए ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है और कितने टाइप की होती हैं, कैसे इसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी अगर हम कहें, इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इंटरनल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी का उपयोग कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू करता है मतलब सिस्टम जो है अपने उपयोग के लिए करता है, तो इसको कह लेते हैं हम प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी, क्योंकि इसका उपयोग हम नहीं करते, यूजर नहीं करता, सिस्टम जो है अपनी सुविधा के लिए करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। क्योंकि आपने कभी रैम में कोई फाइल सेव करी? आपने कभी रोम में कोई फाइल सेव करी? आपने कभी इसका उपयोग करा है? नहीं किया। सिस्टम अपने हिसाब से उपयोग करता है जैसा उसको लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। अब बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसका उपयोग यूजर करता है, तो ऐसी मेमोरी कहलाती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे आपको कोई फाइल सेव करनी है तो आप हार्ड डिस्क में करोगे। जैसे आपको कोई गाने की सीडी भिजवानी है या डाटा की सीडी बनानी है तो आप सीडी का उपयोग करोगे, पेन ड्राइव का उपयोग करोगे। मतलब ये सारी स्टोरेज डिवाइस है जिनका उपयोग आपने कभी ना कभी किया होगा, तो ये कहलाती हैं एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब ऐसी मेमोरी जिसका उपयोग यूजर करता है वो मेमोरी कहलाती है एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, वो सारी चीजें यहां पर देख लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है। जैसे कि मान के चलो, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप फोटोशॉप एडिटिंग कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये सारा काम कहां होता है? आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है। कहां पर होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है। ऐसा नहीं कि आप हार्ड डिस्क से, आप कहोगे यार मैंने तो हार्ड डिस्क में सारा काम करा था, तो हार्ड डिस्क में आप सेव करते हैं, जब कंट्रोल एस करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। लेकिन जब तक आप एडिट कर रहे हैं, जब तक आप कोई सॉन्ग एडिट कर रहे हैं, जब तक आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो जब एडिट करेंगे वो सारा काम कहां पर होता है? आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है। और जैसे ही आप उसको सेव कर देते हैं तो वो डेटा कहां जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होता है। इसीलिए कहते हैं अगर आपके कंप्यूटर में रैम कम है तो आप जब एडिट कर रहे हो तो वो डेटा स्लो, आपका कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है जब आप एडिट करते हो या कोई और काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी मेमोरी की रैम 4 GB की है तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। केवल भले ही आपकी हार्ड डिस्क 1 TB की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर का रैम कम है तो आप कंप्यूटर पे अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो स्लो हो जाता है। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो कहां पर करते हैं? मेन मेमोरी में ही करते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी, जैसे आप कहें कि वर्ड इंस्टॉल है, एक्सेल कहां पर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां पर है, ये सारी चीजें आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होती हैं। और सी ड्राइव में इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही आप उनको ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए वो कहां पर आती हैं? रैम में आती हैं। कहां पर आती हैं? रैम में आती हैं। तो वो कहलाती हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, वो हम देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो रैम है और दूसरी है रोम है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। इसके भी अलग अलग पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रैम क्या कहलाती है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह क्या है? एक मेटल ऑक्साइड की बनी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई एक चिप होती है। इसमें भी जो है डेटा को अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर लाइट चली जाती है ना तो रैम का सारा डेटा क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। कैसी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसको याद करने की अच्छी सी ट्रिक है, RAM बना है ना, तो A को उल्टा कर दो,
को उल्टा कर दो तो V बन जाएगा। मतलब रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम होती है वो क्या कहलाती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो रैम का बेसिकली काम क्या होता है, जैसा मैंने बताया, आपने एक कढ़ाई में खाना बनाया है तो आप ऐसा नहीं कि यही खाना खाने लगेंगे। खाना खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थाली में खाना परोस, इसके बाद ही खाएंगे ना। तो जो थाली है किसका काम करती है, रैम का काम करती है। थाली क्या है, एक रैम का काम करती है। भैया रैम का मतलब कि हमें जो काम करना है वो सारे कहां पर करना है, इस थाली में करना है, मतलब रैम में करना है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं आपको एडिट करनी है, जैसे मैंने अभी बताया, तो आप कहां पर लाके करोगे, आप उसको जैसे ही ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइल कहां पे आ जाएगी, रैम में आ जाएगी। अगर रैम की साइज अच्छी है तो अच्छा काम करेगा, आपका एडिटिंग अच्छी से होगी। अगर रैम की साइज छोटी है तो आपकी जो है सिस्टम जो है हैंग होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपका रैम। अब इसके बाद रैम के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, SRAM और DRAM। SRAM DRAM को हम सिंपल सा समझें, रैम दो प्रकार के होते हैं जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले हम SRAM की बात अगर करें, SRAM की तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है इसका फुल फॉर्म। इसमें सीधा साधा एग्जांपल हम समझे तो अगर हमने यहां पर A को ऐसे हटा दिया तो यहां का जो स्पेस है वो स्थायी बना रहा, और M जहां है वहां का वहां रहा आया। तो क्या होता है ऐसे में, यहां का जो डेटा है, यहां जो डेटा है वो तो हट गया, लेकिन यहां स्पेस बना ही रहा। मतलब ये 4 कैरेक्टर है तो 4 कैरेक्टर जितना मेमोरी लेते हैं उतना तो ये लेते रहेंगे, भले यहां का वो शब्द नहीं है। तो ये कहलाता है SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन अगर मैं रैम की बात करूं, किसकी, रैम की, तो रैम में क्या होता है, जैसे ही हमने A को हटाया तो M ने A का स्थान ले लिया। M ने किसका स्थान ले लिया, A का स्थान ले लिया। जैसे मैंने यहां पर ये हटाया तो जैसे मैंने यहां लिखा राहुल, RAHUL, राहुल लिखा। अब मैंने U को हटाया तो L ने क्या करा, U का स्थान ले लिया। तो ये क्या है कि डायनेमिक होकर के L कहां पर आ गया, U का आ गया। तो ये कहलाती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि अनावश्यक मेमोरी का अनयूज नहीं होता। और पहले स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता था कि वहां पे स्पेस बना रहता था। तो ये मैं बेसिकली इसके अंतर हैं। तो यहां पर एक चीज और अगर पूछा जाए कि इसमें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है और कैपेसिटर दोनों लगे होते हैं। अगर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में कहा जाए तो इसमें केवल ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें जो कैपेसिटर नहीं लगे होते हैं। ये दोनों में बेसिकली जो टेक्निकल डिफरेंस होता है वो ये होता है। ठीक है, लेकिन जो अगर हम वैसे इनको समझने वाली बात है तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या है कि मेमोरी का अनुपयोग हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अगर खत्म हो जाता है तो भी ये मेमोरी में जो है कुछ ना कुछ स्थान लेता था। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक सा डिफरेंस। अब हम समझ लेते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है साहब, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम केवल डेटा को पढ़ सकते हैं। मदरबोर्ड जो होता है उसमें ये जो चिप होती है इनबिल्ट आती है। जिस कंपनी में मदरबोर्ड बनाया है वो रोम को उसी में लगा करके देता है। मतलब इसको हम निकाल नहीं सकते कि हम चाहें कि यार चलो मदरबोर्ड से रोम को अलग कर लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। तो आप निकाल तो सकते हो लेकिन सामान्य तौर पर नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको बहुत सारी इनकी पिनों को उनसे मदरबोर्ड से अलग करना पड़ेगा। टेक्नीशियन है वो निकाल सकते हैं। आप सामान्य तौर पर ऐसा नहीं कि एक जैसे रैम की तरह यहां से खोला और यहां से खोला और निकाल लिए, ऐसा नहीं कर सकते। इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब अगर लाइट चली जाती है ना तो भी इसमें डेटा स्टोर रहता है, तो ये कहलाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये किसकी बनी होती है, ये सिलिकॉन की बनी हुई एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। सिलिकॉन की बनी हुई एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। इसका उपयोग डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब आप कहो कि यार साहब तो ये तो हार्ड डिस्क हो गई, नहीं, ये रोम में हम छोटा डेटा रख सकते हैं और वो भी हम अपनी इच्छा का नहीं रख सकते हैं। इसमें पहले से ही जो डेटा स्टोर है वो परमानेंट रहता है। जैसे आपने कहा जब कंप्यूटर चालू होता है तो वेलकम लिख के आता है, या आपका एक ऐसे राउंड अप ऐसे प्रोसेसिंग हुआ लिख के आता है। तो जो सिस्टम की जो ऐसी फाइलें हैं, जो बायोस की जो ऐसी फाइलें हैं जो कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, हर बार आवश्यक होती हैं, तो वो कहां पे स्टोर होती हैं, रोम में होती हैं। जैसे कि मैं कहूं आपका
जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के दौरान जो बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो सारी चीजें कहां पर स्टोर होती हैं, रोम में स्टोर होती हैं। ठीक है, अब इनको हम हटा नहीं सकते, ये पहले से डिफाइंस है। इनके कुछ और एग्जांपल है, जैसे कैलकुलेटर में जो चीज चिप लगी रहती है वो भी एक रोम है। जैसे एक डिजिटल कैमरा होता है उसमें भी रोम का उपयोग किया जाता है। जैसे वीडियो गेम है उनमें भी रोम का उपयोग किया जाता है। जैसे आपकी स्मार्ट वॉच आ गई उसमें भी रोम का उपयोग किया जाता है। उसमें बता दिया जाता है कि 1 के बाद ही 2 बजना है, 12 के बाद ही आपका 1 आना है। तो ये एक क्रम डिसाइड कर दिया जाता है और जो प्रोग्राम भर दिया जाता है वो प्रोग्राम हमेशा वही का वही चलता रहता है। चाहे आपका कंप्यूटर कितने भी बार बंद कर लो, एक निश्चित बूटिंग प्रोसेस होती है वो फॉलो करेगा, इसके बाद ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो जो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करवाने की प्रोसेस है वो है रोम के अंदर। ठीक है, मैंने बिल्कुल क्लियर सा समझा दिया। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अगर लाइट चली जाती है तो फिर से बूटिंग प्रोसेस शुरू होगी, मतलब उसके डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब रोम भी जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले PROM। PROM क्या होता है, EPROM क्या होता है, EEPROM क्या होता है, इसको भी बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे हम PROM क्या होता है। तो भैया इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज। मतलब इसमें डेटा को क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार प्रोग्राम कर दिया हमने मेमोरी को, रोम को एक बार प्रोग्राम कर दिया, अब उसको हम बार बार उसमें डेटा को चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहलाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें डेटा को दोबारा जो है मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहें EPROM, EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें डेटा को हटाया जा सकता है लेकिन इसमें बहुत मुश्किल होती है डेटा को हटाना। इसको हटाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कोई एक्सपर्ट होगा वही इसका डेटा हटा सकता है। इसमें क्या करेगा, इसमें जो है मेमोरी के अंतर्गत 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट का उपयोग करके डेटा को मिटाया जा सकता है। 40 मिनट तक लगातार बिजली को जलाना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट किरणें इसमें देनी पड़ेगी, तभी डेटा को हटा करके दोबारा से उसमें क्या है प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणें डालकर 40 मिनट तक, और इसको फिर दोबारा से प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। तो ये होता है बेसिक सा डिफरेंस। अगर हम कहें कि EEPROM तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद ही कर लो, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें रोम के अंतर्गत डेटा को हटाया जा सकता है लेकिन बिजली की सहायता से इनके प्रोग्राम को पूरी तरह से हटाया जा सकता है और प्रोग्राम दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है और इसमें एडिट भी किया जा सकता है। मतलब तीनों चीजें की सकती है, या तो पुराने डेटा को एडिट कर लो या आपको पूरा हटा के दोबारा भर दो और इसको कई बार इरेज किया जा सकता है। यह सुविधा होती है EEPROM में। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये साधारण मतलब हम नहीं कर सकते, इसके लिए किसी विशेष एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो रैम इसको निकालेगा रोम को वहां से मदरबोर्ड से, फिर उसको जो एक डिवाइस होता है जहां पर इसको ये सारे प्रोग्राम किए जाते हैं वो उस डिवाइस में इसको लगा करके और अल्ट्रावायलेट का यूज करके या फिर इलेक्ट्रिकली का विद्युत का उपयोग करके और इसमें डेटा को प्रोग्राम दोबारा से किया जा सकता है। तो ये 3 चीजें बेसिक से डिफरेंस है। इसमें क्या है, प्रोग्राम किया जा सकता है केवल एक बार, दोबारा नहीं हटाया जा सकता। इसमें हटाया जा सकता है लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करके हटाया जा सकता है, और इसमें इलेक्ट्रिकल का उपयोग करके मतलब विद्युत का उपयोग करके डेटा को हटाया जा सकता है और कई बार हटाया जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है। ये तीनों तो बेसिक से डिफरेंस है, वो मैंने यहां पर आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भैया एक ऐसी मेमोरी है जिसका उपयोग हम अपने काम के लिए करते हैं। वो तो अभी जो जितनी मेमोरी थी वो तो सिस्टम अपने लिए उपयोग कर रहा था, उसमें हम अपनी फाइल तो रख नहीं पा रहे थे, वो कंप्यूटर अपनी फाइल रख रहा था। ये सेकेंडरी मेमोरी हमारे काम की फाइल है, इसमें हम कह सकते हैं अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब वो 3 फॉर्मेट में होती है। एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज होगी, मतलब उसमें चुंबक का जो उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। इसमें ऑप्टिकल का उपयोग करके जो डाटा को स्टोर किया जाएगा। इसमें फ्लैश स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। इसमें भी डेटा को क्या है कि मतलब रीराइटेबल किया जा सकता है। बस तीनों जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसमें डेटा को रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है। ये सारे काम इसमें किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की मेमोरी को सीपीयू के बाहर होती है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, जैसे रैम होता है, रोम होता है, ये काफी महंगे होते हैं। जैसे अगर आप कहो ना कि भैया 4 GB की रैम डाल दो
और अगर आप कहो 256 GB की हार्ड डिस्क डाल दो तो ये दोनों में देखो सेम ही रहेंगे, जबकि ये 4 GB है और ये 256 GB है, तो फिर भी देखो 4 GB 256 GB के बराबर ये, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये प्राइमरी जो रैम है और आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है प्राइमरी मेमोरी से जो है हमेशा ये सस्ते होंगे और ये जो है प्राइमरी मेमोरी महंगी होगी और सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होगी। ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें डेटा को स्टोर करने के लिए आप हार्ड डिस्क रैम का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो वो अस्थायी है और लेकिन हार्ड डिस्क क्या होती है, सस्ती होती है, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसको हम इच्छा अनुसार कितनी भी बढ़ा सकते हैं और इस समय हमारी सूचनाएं लंबे समय तक स्टोर होती है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, फिर फ्लॉपी डिस्क के बारे में, मैग्नेटिक टैप के बारे में। ये क्या है, तीनों क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। मतलब इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हमने देखा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिवाइस होती थी, एक ऐसी डिस्क होती थी जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए जो है मैग्नेटिक का उपयोग किया जाता था, यानी विद्युत का उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो एक प्लास्टिक से बनी हुई इसमें एक वृत्ताकार डिस्क होती थी, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक से बनी हुई एक वृत्ताकार जो प्लेट होती थी और उसमें क्या है डाटा को जो चुंबकीय पदार्थ का लेप के माध्यम से इसमें डाटा को स्टोर कराया जा सकता है। ये 3 साइजों में उपलब्ध होती थी, 8 इंच और 5 सही 1/4 इंच और 3 3.5 इंच। ये 3 जो साइजों में जो है फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल रहती थी। अब अगला देख लेते हैं हम मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप का उपयोग पहले बहुत ज्यादा किया जाता था इन दोनों का, लेकिन अब इन दोनों का उपयोग बहुत कम ही किया जाता है। मैग्नेटिक टैप कहलाती है, जैसे आपने क्या VCR का देखा होगा एक कैसेट, इस प्रकार से इसमें रील लगी हुई होती है और इसमें जो है डेटा को स्टोर कराया जा सकता था। जैसे कि आप पुराने जमाने में जो कैसेट होती थी ना जिसमें गाना सुनते थे हम, तो वो सब क्या है मैग्नेटिक टैप है। इसमें भी क्या होता था, चुंबकीय पदार्थ का लेप होता था रील में और रील से क्या है हम इसमें डेटा को आसानी से स्टोर कराया जा सकता था। लेकिन इसमें है क्या, इसमें कमियां क्या थी कि हमें अगर 10वें नंबर का गाना सुनना है तो पहले 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 10वां मिलेगा। और जो कि आज के समय में जो डिजिटल जमाना है इसमें आपको अगर 10 नंबर का गाना सुना है, सीधे रिमोट से आप 10 नंबर दबा दो तो 10वें नंबर का गाना बजने लगेगा। 1 2 3 4 पे जाने की जरूरत नहीं है। जबकि ये मैग्नेटिक टैप में क्या होता था कि हमें एक जो रील रहती थी, रील में अगर यहाँ पे 1 नंबर का गाना है, यहाँ 10 पे है, तो यहाँ सभी से होकर के जाना पड़ेगा। भले ही वो ऐसा था कि फॉरवर्ड और रिवर्स करके हम उसको पहुंचते थे, थोड़ा कम समय लगता था, लेकिन समय तो लगता ही था। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक टैप का। अब देख लेते हैं हम हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है HDD, भी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कठोर होती है, ये ऐसे थोड़ा स्टोर करने के लिए कठोर बॉक्स का उपयोग किया जाता है और डिस्क इसमें लगी हुई होती हैं जिसको चलाया जाता है, तो हो गया हार्ड डिस्क और ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव ये कई आकारों और क्षमताओं के साथ बाजार में उपलब्ध होती है। कुछ मतलब 1 टेराबाइट की होती हैं, कुछ 2 टेराबाइट की होती हैं, 5 टेराबाइट की होती हैं, 500 GB की होती हैं। तो अलग अलग साइज के आधार पर ये मार्केट में उपलब्ध होती हैं। अपनी हम आवश्यकता के अनुसार अपने CPU में इनको लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, ये प्लेटें रहती हैं, इनमें चुंबकीय पदार्थ का लेप रहता है और इसको एक सिलेंडर के सहारे से इन सबको एक के ऊपर एक रखा जाता है और इसमें एक ये हेड लगा होता है जो डेटा को पढ़ने का काम करता है। इसको रीड राइट हेड कहा जाता है। तो इससे के माध्यम से इसमें डेटा को रीड करता है। अब इन प्लेटों में क्या रहता है, इन प्लेटों में ऐसे बहुत सारे गोल गोल क्या रहते हैं, ट्रैक रहते हैं। इनको ट्रैक बोला जाता है। ये लाइनें होती हैं, इनको ट्रैक बोला जाता है। और इन ट्रैक में भी बहुत ऐसे छोटे छोटे ये कॉलम्स रहते हैं, इनको सेक्टर कहा जाता है। इन्हीं सेक्टर में क्या है डेटा को स्टोर कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हार्ड डिस्क का बेसिक सा परिचय। अब देख लेते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को स्टोर कराने के लिए ऑप्टिकल का उपयोग किया जाता है, डाटा को स्टोर और रीड करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल का उपयोग किया जाता है इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, CD का। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें क्या है, डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब ये भी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें CD में जो क्षमता होती है वो 700 MB की होती है। मतलब 700 MB लगभग का डाटा इसमें स्टोर कराया जा सकता है। और CD भी 2 फॉर्मेट में आती है, एक CDR और CDRW।
CDRW मतलब रीड राइट, मतलब ऐसी सीडीआं भी हैं जिसमें केवल डेटा को रीड किया जा सकता है और ऐसी सीडीआं भी हैं जिसमें रीड कराया जा सकता है और राइट भी कराया जा सकता है। उसी प्रकार से डीवीडी है, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसका जो पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, इसमें 4.5 GB यानी 4.7 GB से लेकर के 20 GB तक का डाटा स्टोर कराया जा सकता है। डीवीडी भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होते हैं, DVD-R और DVD-RW, ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। इसमें भी सिंगल लेयर डबल लेयर करके इसमें साइज जो है इन पे डिपेंड करती हैं, सिंगल लेयर हो सकती है, डबल लेयर हो सकती है, इससे आधार पर उसका साइज होती है। और इसमें क्या होता है, डीवीडी में सीडी की भांति डाटा को लेजर लाइट का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी डीवीडी की तरह ही दिखती है। इसमें क्या है, डेटा को और ज्यादा स्टोर कराया जा सकता है, यानी 25 GB तक का डेटा इसमें स्टोर कराया जा सकता है। और इसमें यह भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी डाटा को स्टोर कराने के लिए ऑप्टिकल का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क भी 3 प्रकार की हमने देखी, CD, DVD और ब्लू रे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगी ऑप्टिकल डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही है। फ्लैश ड्राइव यानी फ्लैश मेमोरी क्या होती है, तो फ्लैश ड्राइव में क्या है कि डेटा को स्टोर कराने के लिए अपना एग्जांपल सीधा सा आप यहाँ दिख रहा है कि जो पेन ड्राइव होती है वो फ्लैश ड्राइव कहलाती है, जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर करते हैं और उसको हटाते हैं, एडिट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत ही इसका एग्जाम्पल है। ये अब कई वर्जन में मार्केट में उपलब्ध रहती है, जैसे कि 2.0 USB 1.1 अब 3.2 आ गया है। तो ये USB का जो वर्जन होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डेटा को फास्ट और एक्सेस करने और स्टोर कराने के हिसाब से ये वर्जन होते हैं। अगर आप 3.2 की पेन ड्राइव लोगे तो ये थोड़ी महंगी आएगी, लेकिन इसमें डेटा का फास्ट ट्रांसफर होता है। अगर आपको कॉपी करना है या उसमें काम करना है तो आप 3.2 की पेन ड्राइव ही लिया करें, क्योंकि ये क्या है, जितना भी अच्छा वर्जन आप लेंगे अब हो सकता है और आगे समय पे 3.4 भी आ जाए, तो इसमें क्या है, डेटा को फास्ट एक्सेस किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब देख लेते हैं हम अगला क्या है, फ्लैश मेमोरी। कुछ ऐसी मेमोरियां जिनका उपयोग हम करते हैं लेकिन हमने सुना होता है, एग्जाम में आ जाती है तो वो हमको नहीं पता होती है क्या मेमोरी, हमने सिर्फ रैम और रोम ही सुने होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लैश मेमोरी, तो अभी जो पढ़ रहे थे हम पेन ड्राइव, वो क्या है, एक फ्लैश मेमोरी है। इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। मतलब अगर लाइट चली जाती है तो भी डेटा उसमें सेव रहा आता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल। और इसमें रीराइटेबल किया जा सकता है, मतलब इसको एडिट किया जा सकता है ना, जैसे कि कैमरा, मोबाइल फोन, प्रिंटर, तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या कहलाती है, एक आभासी, एक काल्पनिक मेमोरी है। कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका उपयोग इच्छा अनुसार सीपीयू करता है। अगर हम कहें कि अगर हमें, जैसे कि हमने कहा भैया हार्ड डिस्क से सीधे डेटा कहाँ आता था, रैम में आ जाता था, लेकिन अगर रैम की साइज कम है तो ऐसा तो नहीं कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे साइज 4 GB ही है और आपने 8 GB का जो है डेटा लेके आ गए हैं हार्ड डिस्क से चलाने के लिए, तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, एक और मेमोरी तैयार कर देगा, आभासी मेमोरी तैयार करेगा, जहां से रैम से डेटा को यहां पर ट्रांसफर करेगा और यहां से फिर से जब उसकी जरूरत होगी तो पुनः रैम में ले आएगा। एक एक करके उसके पैकेट बना बना के छोटे छोटे पार्ट टुकड़ों में विभाजित करके उसको एक आभासी मेमोरी में शिफ्ट कर देगा, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग सीपीयू अपनी इच्छा अनुसार करता है, कंप्यूटर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के हिसाब से ये इसका उपयोग करता है। तो यहाँ वही लिखा है, ऐसी स्थिति में जब प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तथा टुकड़ों को वर्चुअल मेमोरी तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्वेप करके, मतलब जब जरूरत के अनुसार यहाँ वहां ले जाया करके और सीपीयू उपयोग करता है। इसके बाद अगर हम कहें कि कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर बहुत फास्ट गति से डेटा को एक्सेस करने के लिए करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पर्स देखेंगे, अपना क्या देखेंगे, पर्स देखेंगे, पर्स में पैसे पड़ेंगे। अगर पर्स में पैसे पड़ेंगे तो आप बैंक जाओगे क्या पैसे लेने, नहीं जाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि पर्स में देखोगे कि पैसे हैं कि नहीं, तो जो पर्स है वो आपका क्या हो गया, कैश मेमोरी हो गया। अगर आपको पर्स में पैसे नहीं मिले तो आप कवर्ड वगैरह में देखोगे, आपके लॉकर वगैरह में देखोगे जो घर में रखा है, अगर उसमें भी नहीं मिला तो फिर आप कहाँ जाओगे, बैंक जाओगे। तो बैंक क्या हो गया, बैंक हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और कवर्ड क्या हो गया, आपका लॉकर क्या हो गया, ये हो गया आपका रैम,
और रैम के पहले आपका जो पर्स है ये आपका हो गया कैश मेमोरी, कैश मेमोरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेटा को एक्सेस करने के लिए नैनो सेकंड का समय लगता है, 45 नैनो सेकंड का समय लगता है, जबकि मेन मेमोरी यानी रैम से डेटा को एक्सेस करने में 180 नैनो सेकंड का समय लगता है, मतलब आधे से भी कम समय लगता है डेटा को एक्सेस करने में। तो कंप्यूटर सबसे पहले जिन फाइलों को आप बार बार उपयोग करते हैं उन फाइलों को क्या करता है कि कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है। उनको पता होता है इस व्यक्ति को ये चीजें बार बार ओपन करता है, मतलब इसको इन चीजों की बार बार जरूरत पड़ती है, वो उन मेमोरी को, उन फाइलों को इन कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है। और जब कंप्यूटर को उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे हमने ओपन करी, तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी में देखता है, अगर नहीं है तो फिर रैम में जाएगा और उन चीजों को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सीधा सा कैश मेमोरी का फंडा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम अगला कि मेमोरी की साइज और मेमोरी की जितने अभी हमने पढ़े उनकी जो क्षमता है, स्पीड है, उसमें कैसा क्या अंतर रहता है। तो सबसे स्पीड कहें अगर हम तो रजिस्टर जो होते हैं सीपीयू के रजिस्टर, वो बहुत फास्ट मेमोरी होती है। इसके बाद कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर उससे थोड़ा और स्लो, और मैग्नेटिक डिस्क और स्लो, और मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो, मतलब सबसे स्लो, सबसे उससे फास्ट, उससे फास्ट, उससे फास्ट, उससे फास्ट और सबसे फास्ट। तो सबसे फास्ट सीपीयू, फिर रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक, इस प्रकार से इनका स्पीड का ऐसा क्रम है। और अगर साइज की बात करें तो साइज का ऐसा क्रम है, ये आप परीक्षा के हिसाब से इनको याद कर, जैसे हम कहा जाए कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। सबसे अगर ये चार ऑप्शन दिए तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इनमें बनते हैं, ठीक है। साइज के तो नहीं बनते लेकिन फास्ट के जरूर बनते हैं। उसी प्रकार से आप एक चीज और पढ़ते हैं, यहाँ पर बिट क्या कहलाती है। कंप्यूटर में कुछ ऐसी शब्दावली होती है जो काफी टाइम पूछी जाती है, मेमोरी से संबंधित होती है शब्दावली। जैसे बिट क्या होती है, तो बिट क्या होती है, बाइनरी डिजिट को निरूपण करने के लिए 0 और 1 जिससे मिलकर बनी होती है, ऑन और ऑफ से मिलकर बनी होती है, उसको क्या कहते हैं, बिट कहा जाता है, ठीक है। यह एक सिंगल डिजिट होती है जिसमें 0 तथा 1 का प्रयोग करके ऑन ऑफ किया जाता है। अगर हम कहें निबल क्या होती है, तो निबल में 4 बिट को मिलाकर के एक निबल का निर्माण होता है। 4 बिट मिलाकर के एक निबल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 निबल 1 बाइट के बराबर होते हैं। जो 2 निबल होंगे इसमें अगर तोड़ दिया जाए तो 2 निबल बराबर 1 बाइट। तो बाइट भी क्या हो गया, 2 निबल बराबर 1 बाइट, है ना। तो बाइट लगभग 1 कैरेक्टर का होता है। क्या होता है, जैसे हमने आर लिखा तो आर क्या हो गया, ये 1 बाइट इसमें स्पेस लेगा। जैसे हमने अगर आपने प्रोग्राम किया पढ़े होंगे अगर, तो हमने पढ़े होंगे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये 3 डेटा टाइप पढ़े होंगे। तो कैरेक्टर है 1 बाइट का उपयोग लेता है। कैरेक्टर क्या है, 1 बाइट का डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आर लिख दिया तो ये 1 बाइट की मेमोरी कंप्यूटर में लेगा, ठीक है। इसके अलावा किलोबाइट क्या होता है, यानी केबी क्या होती है, 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहते हैं। 1024 बाइट्स को, मतलब ऐसे 1024 अक्षर लिख दो तो 1 केबी बनेगी, यानी 1024 बाइट बनेगी, ठीक है। यहां पर इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं, जैसे 1 बिट बराबर बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। 0 और 1 ये 1 बिट हो गया। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट हो गया। 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 किलोबाइट बराबर जो हो गया 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट। यहां तक तो आपको सबको पता है, और हो सकता है ये भी पता हो कि 1024 जीबी टीबी बराबर 1 पेटाबाइट पीबी होता है, एक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, योटाबाइट होता है, ब्रोटोबाइट होते हैं, जियोपा बाइट होता है। तो ये आप आवश्यकता अनुसार इनको भी दिमाग में रख सकते हैं कि ये इस प्रकार की मेमोरी होती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। तो यही मेरी जो सेवा है कि यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं भी आपके लिए जल्दी जल्दी लेक्चर लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।